हाय एवरीवन। आज डिस्कस करते हैं सेंटर ऑफ मास का ये सेकेंड पार्ट। पहले पार्ट में हमने डिस्कशन किया था, वहाँ पे हमने ना सीओएम के बेसिक्स डिस्कस किए थे कि अगर आपको किसी भी सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन चाहिए, सो वी हैव सीन दैट कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस डिसाइड करेंगे। ऑल्सो वी हैव सीन कि अगर आपको किसी भी सिस्टम का लीनियर मोमेंटम चाहिए, कोई भी सिस्टम है, ये सिस्टम क्या हो सकता है? ये सिस्टम एक सिंगल रिजिड बॉडी भी हो सकती है। रिजिड बॉडी मींस बहुत सारे पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन। ये सिस्टम तीन चार अलग अलग बॉडीज का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो कभी भी आपको किसी भी सिस्टम का लीनियर मोमेंटम चाहिए, वो सिस्टम में रोटेशन है नहीं है, वो सब बातें आपको सोचनी नहीं पड़ेंगी। डायरेक्टली इट इज मास ऑफ द सिस्टम इनटू सेंटर ऑफ मास ऑफ द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। ठीक है। सो आज इस पे बेस्ड हम कुछ कंसेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं बेस्ड ऑन दिस सेंटर ऑफ मास। तो सबसे पहले जो पर्सन मूविंग ऑन प्लैंक वो वाले क्वेश्चंस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज के, वो डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले सिचुएशन हमारे सामने ये है कि ये एक स्मूथ सरफेस है। इस स्मूथ सरफेस पर ये एक प्लैंक है। इस प्लैंक का मास है कैपिटल एम एंड अ पर्सन इज स्टैंडिंग हेयर। पर्सन का मास है स्मॉल एम। ठीक है। पर्सन और प्लैंक के बीच में फ्रिक्शन है सो दैट पर्सन प्लैंक पर चल सके, नहीं तो पर्सन चल ही नहीं पाएगा प्लैंक पर। प्लैंक और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन नहीं है। इनिशियली द एंटायर सिस्टम वॉज एट रेस्ट। ठीक है। आपने ध्यान से सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चंस को डील करने का, बहुत सारी वैरायटी के क्वेश्चंस को डील करने का एक सिंगल टाइप अप्रोच हमारे सामने समझ में आता है। बट वो ऐसा नहीं है कि आप उसको रट लो, आप कंसेप्ट को ग्रास्प करो, आपको खुद रियलाइज होगा कि यार सोच एक जैसी आ रही है काफी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में। ये क्वेश्चन है, सिस्टम शुरू में रेस्ट पे है। ठीक। प्लैंक की लेंथ है कैपिटल एल। नाउ इस पर्सन ने धीरे धीरे ये मूव करके यहां तक, यहां से यहां तक आया, तो प्लैंक उतनी देर में कितना पीछे जाएगा। बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। फिर इसी पे हम वेरिएशंस करेंगे कि पर्सन और प्लैंक ऑलरेडी मूवेबल थे तो क्या, प्लैंक के ऊपर दो तीन पर्सन थे वो लेफ्ट राइट मूव कर रहे थे, देन व्हाट। तो सबसे पहले ये सिचुएशन आपने बताना है, प्लैंक लेफ्ट को कितना जाएगा व्हेन दिस पर्सन रीचेस टू द अदर एंड। ठीक है। सो नाउ अगर मैं इस प्लैंक प्लस पर्सन, इसको मैं एक सिस्टम मानूं, ठीक है, दिस आई एम टेकिंग एज अवर सिस्टम। यही सबसे पहला काम होता है, हमें डिसाइड करना होता है कि यार सिस्टम हम किसको मान रहे हैं। तो ये हमारा सिस्टम है। तो इस सिस्टम पर वेट, इसका वेट एंड नॉर्मल फोर्स, तीन वर्टिकल फोर्सेस है एक्सटर्नल। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्लैंक और पर्सन के बीच में फ्रिक्शन होगा स्टैटिक। जब ये पर्सन प्लैंक पे चलेगा ना, जैसे आप जमीन पे चलते हो, आप जमीन पे पीछे फोर्स देते हो अपने पैर से, आपका पैर जमीन पे फिसलता नहीं है। आपका जैसे ये राइट वाला पैर है, तो ये राइट वाला पैर ऐसे पीछे ग्राउंड को धक्का मारेगा। तो ऐसे ही ये पर्सन प्लैंक को फ्रिक्शन फोर्स देगा पीछे की ओर, और इस पर खुद पर फ्रिक्शन फोर्स आएगा आगे की ओर। ठीक है। ये प्लैंक पर है, ये पर्सन पर है। तो अगर मैंने इसको सिस्टम माना, सो ऑलवेज रिमेंबर, ये हम फ्री बॉडी डायग्राम से पढ़ते आ रहे हैं। आप जब किसी चीज को अपना सिस्टम मानते हो, आप सिर्फ उस सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्सेस देखते हो। जैसे आपने सिस्टम माना ए और बी को, तो ए और बी के आपस का फोर्स आप उस वक्त कंसीडर नहीं करोगे। सो इस एफ की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आएगा 0, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आएगी कांस्टेंट, और इस केस में वो वेलोसिटी है 0 क्योंकि शुरू में सिस्टम रेस्ट पर था। गौर से समझना, अगर किसी सिस्टम पर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, किसी सिस्टम पर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में AC 0 तो VC कांस्टेंट। अब आप चेक करो क्वेश्चन में कि वो कांस्टेंट 0 है या कुछ और वैल्यू है। इस केस में 0 है। और अगर VC 0 तो मतलब सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा।
सो ऐसे केसेस में रिमेंबर दिस, जब भी COM इज नॉट मूविंग, ये बात ध्यान रखना, इसी पे बेस्ड मैं आगे एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा। जब भी COM मूव नहीं कर रहा तो फिर उस सिस्टम में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे यहां पर दो हैं प्लैंक और पर्सन, उनका राइट साइड वाला जो भी मतलब ऑब्जेक्ट्स का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सिस्टम है, सिस्टम में 2 3 4 पार्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ राइट को डिस्प्लेस हो रहे हैं, कुछ लेफ्ट को, लेकिन COM इज नॉट मूविंग। तो ऐसे केसेस में राइट साइड मूव होने वाले ऑब्जेक्ट्स का समेशन mx इज इक्वल टू लेफ्ट साइड मूव करने वाले ऑब्जेक्ट्स का समेशन mx। ये लेफ्ट साइड जाने वाले हैं, ये राइट साइड जाने वाले। ये शॉर्टकट तरीका है, इससे कई क्वेश्चंस हम जल्दी कर लेंगे। प्रॉपर वे से भी मैं करके दिखा दूंगा, ऐसे भी कर सकते हैं। आई एम रिपीटिंग इट अगेन। अगर मुझे दिखा कि एक सिस्टम का COM रेस्ट पे है, उस सिस्टम में दो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो राइट साइड जाने वाले ऑब्जेक्ट का M1x1 इज इक्वल टू लेफ्ट साइड जाने वाले का M2x2। x आर व्हाट हियर? डिस्प्लेसमेंट्स। ओके, तो इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें, इन दिस क्वेश्चन देखना ध्यान से इधर, इस क्वेश्चन में व्हाट विल हैपन इज, ये रेफरेंस लाइन ले लेते हैं, ठीक है। ये पर्सन जब आगे गया तो प्लैंक ये पीछे आ गया यहां पर, ठीक है। प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट हुआ मान लो पीछे की ओर x, पर्सन का डिस्प्लेसमेंट आगे की ओर हुआ है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में L-x, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। सो इस केस में है इजी सा क्वेश्चन, बट जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूं वो आगे अच्छे क्वेश्चंस में भी यूज होगा। सो पर्सन का डिस्प्लेसमेंट राइट को हुआ, तो पर्सन का मास स्मॉल m इंटू L-x इज इक्वल टू प्लैंक का मास इंटू x। ये मैंने वही लगाया, राइट साइड जो डिस्प्लेस हो रहे हैं उनका समेशन mx इज इक्वल टू लेफ्ट साइड जो डिस्प्लेस हो रहे हैं उनका समेशन mx। यहां से आप x की वैल्यू सॉल्व कर लोगे, ठीक है। इसी क्वेश्चन को अगर आप दूसरे वे में सोचना चाहो 1 बाय 1 मोशन के लिए, तो इस तरह से भी सोच सकते हो कि ये सिचुएशन है, ये पर्सन यहां स्टैंडिंग है, तो हो क्या रहा है, मोशन क्या हो रहा है, पर्सन राइट को जा रहा है, प्लैंक लेफ्ट को जा रहा है। तो आप इसको एक एक करके सोचो। पहले आप पर्सन का मोशन खाली इमेजिन करो, लेट द प्लैंक बी एट रेस्ट, लेट रेस्ट पे है नहीं, मानो पहले पर्सन का मोशन लो, और फिर जब आप प्लैंक को चलाओ तो प्लैंक के साथ पर्सन को भी पीछे चलाओ। हो क्या रहा है, पर्सन आगे जा रहा है, प्लैंक पीछे जा रहा है। पहले आप पर्सन को आगे चला लो, फिर पर्सन और प्लैंक दोनों को पीछे, एक एक करके मोशन सोचो आप, ठीक है। सो 1 बाय 1 इफ वी सी, तो पहले मैं मान लो ये प्लैंक x पीछे गया था, तो पहले पर्सन को आप आगे, पहले आप प्लैंक के मोशन को भूल जाओ, एक एक करके सोचो, सुपरपोजिशन करेंगे उसका। प्लैंक को मैं आगे, पर्सन को आगे ले गया, तो ML ये राइट को गया था, अब पर्सन यहां आ गया, अब मैं पर्सन और प्लैंक दोनों को x पीछे ले जाऊंगा, सो दैट इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m टाइम्स x। आप यहां से x निकाल लो, ये थोड़ा जल्दी आएगा, और यहां से भी देख लो, ये माइनस mx को उधर ले जाके प्लस mx कर दो, सेम इक्वेशन बन रही है। तो ये वाला मेथड ना और ज्यादा इजी है। अभी अभी और मैं क्वेश्चंस कराता हूं, आप देखना, प्लैंक के ऊपर दो बंदे खड़े होंगे, तो आप एक एक करके सोचना। पहले प्लैंक को रेस्ट पर लेते हुए पर्सन ने जिधर भी चलना है, दो बंदे खड़े हैं, तीन खड़े हैं, सबको चला लो लेफ्ट राइट जिधर भी। उसके बाद प्लैंक को, मतलब पहले आपने क्या किया, पहले आपने प्लैंक के रिस्पेक्ट में पर्सन्स को मूव करा लिया, अब उसके बाद प्लैंक को मूव कराओ, और जब प्लैंक को मूव कराओ तो प्लैंक के रिस्पेक्ट में पर्सन को रेस्ट पे लेते हुए, मतलब पूरे सिस्टम को ही मूव कराओ, जैसे मैंने यहां किया था, ठीक है। सो अब सिमिलर क्वेश्चन एक और देखते हैं, जहां पे प्लैंक पे लेट्स से दो बंदे खड़े हैं, तो न्यूमेरिक वैल्यूज लेके इसको सॉल्व करते हैं। एंड आई सजेस्ट अब दूसरे वाले मेथड से ही करना, जहां पे पहले पर्सन्स को मूव करा लेना और फिर प्लैंक को अलोंग विद द पर्सन्स। राइट साइड जाने वालों का समेशन mx इज इक्वल टू लेफ्ट साइड जाने वालों का समेशन mx, आंसर आएगा। सो लेट्स से ये प्लैंक है, डेटा मैं पिक कर लेता हूं कोई। प्लैंक का मास लेट्स से मैंने ले लिया 40 kg,
सो इस प्लैंक का मास है 40 kg। यहां पे एक पर्सन स्टैंडिंग है ए, और मिडिल में एक पर्सन स्टैंडिंग है बी। ठीक है, ए का मास है 60 kg और बी का मास है 50 kg। दिस इज 60 kg, दिस इज 50 kg, और इस प्लैंक की लेंथ है 4 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से है, आप चाहो तो क्वेश्चन लिख लो। इनिशियली एंटायर सिस्टम वॉज एट रेस्ट। ये क्वेश्चन में ना चेक करना बहुत ज़रूरी है कि शुरू में ये सिस्टम रेस्ट पे था या ऑलरेडी मोशन था, क्योंकि तभी हमें पता लगेगा COM रेस्ट पर है या नहीं। और अगर COM रेस्ट पर है तभी वो कंसेप्ट लगाना समेशन mx राइट का इज इक्वल टू समेशन mx लेफ्ट का। सो इनिशियली सिस्टम वॉज एट रेस्ट। नाउ A goes to the right end of the plank and B from the middle goes to the left end. A goes to the right end and B from the middle, शुरू में middle में था, goes to the left end. Find the displacement of the plank during this time. Plank की लेंथ 4 मीटर। आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो एक बारी। ठीक है, मैं इसको उसी मेथड से सॉल्व करूंगा। पहले मैं प्लैंक के रिस्पेक्ट में, मैं 2 मेथड से चलो करके दिखाता हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, पहले तो मैंने वही देखा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो COM का एक्सेलरेशन 0 और COM की वेलोसिटी भी 0 है, बिकॉज इट इज मेंशन्ड इनिशियली इट वाज एट रेस्ट। तो पहले शॉर्टकट मेथड से ही करते हैं। ए चला गया राइट को, तो राइट साइड जाने वालों का समेशन mx देखो, तो वो आएगा 60 × 4। बी चला गया लेफ्ट को, सो दैट इज इक्वल टू 50 × 2। नेचुरली इन दोनों में ये वैल्यू बड़ी है, तो इससे हमें साफ पता लग रहा है कि जब ये ए जाएगा राइट, बी जाएगा लेफ्ट, तो प्लैंक को लेफ्ट जाना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट साइड जाने वाला टर्म अभी ये छोटा पड़ रहा है। समेशन mx ऑफ राइट इज इक्वल टू समेशन mx ऑफ लेफ्ट, तो इसी से साफ पता चल रहा है कि जो प्लैंक है वो लेफ्ट जाएगा। अब आप पूरे सिस्टम को लेफ्ट ले जाओ, तो पूरा सिस्टम यानी 40 kg प्लस 50, 90 प्लस 60, 150 को लेफ्ट ले जाओ। सो प्लस 150 × x, यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारे पास 240 माइनस 100, 140 अपॉन 150 यानी 14/15 मीटर्स। ये देखो कितना, एक लाइन में आंसर आ गया। तो इसकी प्रैक्टिस करो, मैं 1-2 क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कराता हूँ इसके आपको। ठीक है, अगेन मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, प्लैंक के रिस्पेक्ट में पहले बंदों को मूव करा लो, बंदे हो कोई भी चीज़ हो कुछ भी हो, देन अलोंग विद द प्लैंक होल सिस्टम को मूव करा दो। ठीक है, अब इसको ट्रेडिशनल वे से करते हैं, जहाँ पे हम ये कहेंगे कि भाई सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा, तो सेंटर ऑफ मास की इनिशियल पोजीशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड सेंटर ऑफ मास की फाइनल पोजीशन सेम रहनी चाहिए। तो इसके लिए हमने एक रेफरेंस असाइन कर लिया। ठीक है, ये रेफरेंस, ये ओरिजिन है, एक्स डायरेक्शन इस तरफ है। सो पहले हम सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट्स ढूंढेंगे। सो 60 × 0 आएगा, प्लस 40 × 2 आएगा, प्लस 50 × 2 आएगा अपॉन 150। ये मैंने सिंपल वही लगाया, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, अब जब मोशन हो गया, अब इस मेथड में मुझे नहीं पता कि प्लैंक लेफ्ट गया राइट गया। लेट अस से मैंने राइट मान लिया, तो मेरा आंसर निगेटिव अपने आप आएगा, तो वहां से मुझे पता चल जाएगा यार ये लेफ्ट गया है। तो मान लो जब ये ए इधर चला गया, बी इधर आ गया, तो ये जो प्लैंक है ये अपनी जगह से राइट को चला गया। लेट अस अज्यूम दैट। ठीक है, आप ज़्यादा मतलब एग्जाम टाइम में टाइम वेस्ट नहीं करना ये सोचने में प्लैंक किधर गया होगा। हाँ, पिछले मेथड से आपको ज़रूर तुरंत पता चल जाता है प्लैंक लेफ्ट जाएगा राइट, तो एक तो शॉर्टकट मेथड भी है, ऊपर से पता भी फटाफट लग रहा है। एनीवेज, इसमें देखो, मान लो प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट हुआ x इधर, अभी पर्सन ए इधर आ चुका है यहाँ पे, और पर्सन बी यहाँ आ चुका है इस जगह पे। ठीक है, अब फिर से सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स ढूंढो। सो पर्सन ए के लिए चलो 60 × x + 4, ये 4 मीटर है। ठीक है, सो m1x1, सो 60 × x + 4 ये आ गया। पर्सन बी के लिए चेक करो, यहाँ प्लैंक के लिए वहाँ किया था, तो प्लैंक का सेंटर ऑफ मास ये रहा। सो 40 × x + 2 आ गया, प्लस 50 ×
पर्सन बी के लिए ये x ही है, x कोऑर्डिनेट अपॉन 150, ये ठीक है। ये मेथड जनरल है। लेट्स से सेंटर ऑफ मास मोशन में भी था, तो आप ये भी पता कर सकते हो कि पहले सेंटर ऑफ मास कहाँ था, अब कहाँ होना चाहिए। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे ना जहाँ पे सेंटर ऑफ मास ऑलरेडी मोशन में होगा, तो इसी मेथड से कर लेना। ये बड़ा स्टैंडर्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है। सो नाउ इस क्वेश्चन में क्योंकि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है, तो इसलिए दोनों को इक्वेट कर दो, तो न्यूमरेटर तो कैंसिल ही हो जाएगा। ये कितना आ रहा है ऊपर, 80 प्लस 100 180, और ये कितना आ रहा है जरा देखना, 60x प्लस 240 प्लस 40x प्लस 80 प्लस 50x। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 240 और 80 320 आ गया। 320 को इधर ला के सब्ट्रैक्ट करोगे 180 में से, ये आएगा माइनस 140, 60x 40x 50x 150x। तो यहाँ से भी x की वैल्यू सेम आ रही है, -14/50। माइनस साइन इज इंडिकेटिंग ये लेफ्ट को गया है, ठीक है। तो ये मेथड अपना स्टैंडर्ड है, वो शॉर्टकट है। उसको मैं देखो और जगह यूज करके दिखाता हूँ। वेज ब्लॉक में भी उसको यूज कर सकते हैं। सो अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, पहले एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन ये देखते हैं। ये वेज है हमारे सामने, ठीक है। लेट्स से वेज का मास कैपिटल M ले लेते हैं हम 10 kg। ये एंगल ले लिया 37 डिग्री। आप ट्राई करना क्वेश्चन को और कोशिश करना वो जो शॉर्टकट वाला तरीका बताया उससे सोचना। ये ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। ब्लॉक का मास है स्मॉल m इज इक्वल टू 2 kg, ये सिचुएशन है। सो यहाँ पे भी इनिशियली द एंटायर सिस्टम वाज एट रेस्ट, तो फिर वही सब बातें होंगी। इस केस में अगर आप इस वेज प्लस ब्लॉक को सिस्टम मानो, तो वेज का वेट नीचे, ब्लॉक का वेट नीचे, नॉर्मल फोर्स ऊपर, 3 एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, तीनों वर्टिकल। इस पिछले केस में क्या था, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन ही नहीं था, तो चक्कर ही नहीं था। यहां है इस वेज और ब्लॉक के सेंटर ऑफ मास का वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। कितना होगा वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, दैट इज कैपिटल mg प्लस स्मॉल mg माइनस n अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। नोट कर लो ये सब बातें, क्योंकि एग्जाम में हमें पता नहीं है किस तरह से क्वेश्चन आए। आप इन लेक्चर्स में आपका काम होना चाहिए अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करो। मतलब आप लोग को लगता है फाइनल स्टेज आ गई, अब बस न्यूमेरिकल 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 करते चले जाएं, अच्छी बात है करो, बट ये सब कंसेप्ट भी रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में है। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन एक और तरीके से निकाल सकते हो आप, स्मॉल m a1 प्लस कैपिटल M a2 अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M, ठीक है। a1 इज व्हाट, वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m, क्योंकि ये तो हमें पता है ना, सेंटर ऑफ मास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो एक्सेलरेटेड है ही नहीं, खाली वर्टिकल की बात करो अगर चाहिए तो। सो स्मॉल m a1 प्लस कैपिटल M a2, हियर a1 एंड a2 आर व्हाट, स्मॉल m और कैपिटल M के वर्टिकल एक्सेलरेशन, और a2 तो जीरो है, कैपिटल M वर्टिकल तो मूव ही नहीं कर रहा। तो अगर आपको मान लो मैंने इस क्वेश्चन में कहा, मैं थोड़ा सा डिविएट कर गया जो क्वेश्चन था, बट एनीवेज हम कंसेप्ट सीख रहे हैं, तो जो भी मैं आपको बता रहा हूं नोट करो। तो पहले तो इसी चीज को नोट करो कि ये वेज प्लस ब्लॉक सिस्टम का अगर आपको वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पूछा गया, हॉरिजॉन्टल तो है नहीं, तो ये एक तरीका है, ये एक तरीका है। a1 here is what, नोट कर लेना, a1 is vertical component of acceleration of small m. What is a? Acceleration of center of mass of this system in the vertical direction. Anyways, हमारा ये क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से रिलेटेड है, तो उसी की बात करता हूं, इसको मैं हटा रहा हूं। सिस्टम हमें क्वेश्चन में गिवन है कि शुरू में ये सिस्टम रेस्ट पर था, तो फिर वही सारी बातें दोहराई जाएंगी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है। तो इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में राइट साइड वालों का समेशन mx इज इक्वल टू लेफ्ट साइड वालों का समेशन mx, ऑल्सो राइट साइड वालों का समेशन mv इज इक्वल टू लेफ्ट साइड वालों का समेशन mv इफ सिस्टम इज एट रेस्ट। तो आप सॉल्व करो। क्वेश्चन कह रहा है सिस्टम शुरू में रेस्ट पे था, इट इज रिलीज्ड, थोड़ी देर के बाद अगर कैपिटल M की वेलोसिटी लेफ्ट को
2 मीटर पर सेकेंड है, कैपिटल एम की वेलोसिटी लेफ्ट साइड है 2 मीटर पर सेकेंड, तो उस वक्त स्मॉल एम की वेलोसिटी रिलेटिव टू कैपिटल एम कितनी होगी? वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम रिलेटिव टू कैपिटल एम। ट्राई करो इस क्वेश्चन को, ठीक है। सो मैं सॉल्व करता हूं, मैं उसी तरीके से करूंगा, समेशन एम एक्स वाला और उस पर भी सुपरपोजिशन वाला भी, एक एक करके मोशन को सोचेंगे, एक एक करके। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मतलब पहले बात करते हैं ब्लॉक को चलाते हैं, तो ऑफ कोर्स ब्लॉक को हम वेज के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो ब्लॉक ऐसे स्लाइड होता होता ऐसे स्लाइड होता होता ये ब्लॉक नीचे आया, मान लो थोड़ी देर के बाद वेज के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी है वी आर, तो वी आर का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में निकालो, ये आ जाएगा वी आर कॉस थीटा, दिस एंगल विल बी थीटा 37। तो राइट साइड वालों के समेशन में आ जाएगा स्मॉल एम इंटू वी आर कॉस थीटा, सो स्मॉल एम इंटू वी आर कॉस थीटा। बेसिकली एक तरह से ना मैं यहाँ पे लीनियर मोमेंटम ही सिस्टम का कंजर्व कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। लीनियर मोमेंटम शुरू में भी जीरो था तो अभी भी जीरो कर रहे हैं। तो राइट साइड ये जा रहा है। अब ब्लॉक और वेज दोनों को लेफ्ट को चला लो, दोनों को, ठीक है। पहले आपने वेज के रिस्पेक्ट में ब्लॉक को चलाया, पीछे भी वही काम किया था, वेज के रिस्पेक्ट में ब्लॉक को चलाया, अब ब्लॉक अलोंग विद द वेज लेफ्ट को ले जाओ। सो लेफ्ट को अगर इसकी वेलोसिटी है v नॉट, सो दिस इज इक्वल टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M टाइम्स दैट v नॉट। डन, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। मैं एक बार और आपको समझा देता हूं इसको डिफरेंट वे में थोड़ा सा। सो डिफरेंट वे में जब आप समझ रहे हैं तो काइंड ऑफ कंसेप्ट ही हम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं अपने, ठीक है। सो इस वे से आंसर वी आर मैंने पूछा था, ये थीटा को 37 रखो, स्मॉल m कैपिटल M की वैल्यूज, आंसर आएगा, ओके। अनदर वे जिसमें आप ग्राउंड फ्रेम से अगर आप सोच रहे हो चीज़ों को तो कैसे कर सकते हैं, देखना। इफ़ वी आर वर्किंग फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम तो हम कह सकते हैं कि मान लो थोड़ी देर के बाद ये वेज थोड़ा सा पीछे शिफ्ट हो गया, वेज की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हमें वी नॉट गिवन है, और वेज के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक इधर जा रहा है विद वेलोसिटी वी आर। तो वेज की वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सॉरी ब्लॉक की वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया वी आर कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट आया वी आर साइन थीटा, ठीक है। ये ब्लॉक के मोशन को कौन देख रहा है? दिस ऑब्जर्वर, ये देख रहा है ब्लॉक के मोशन को, ठीक है। ये ऑब्जर्वर किधर जा रहा है? ये लेफ्ट को जा रहा है विद वेलोसिटी वी नॉट, ये लेफ्ट जा रहा है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे ये बताओ इस ब्लॉक की वर्टिकल डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी कितनी है, इट इज वी आर साइन थीटा ओनली, क्योंकि ये ऑब्जर्वर हॉरिजॉन्टल चल रहा है, तो इसको वर्टिकल डायरेक्शन में जो मोशन दिख रहा है वो एक्चुअल में भी वही होगा। आप अगर सिर्फ एक्स एक्सिस की ओर चल रहे हो तो आप कह रहे हो कि रेन की वेलोसिटी वाई एक्सिस की ओर 10, तो सचमुच में 10 होगी वाई की ओर, एक्स की ओर चेंज हो गया होगा, जो आपको दिख रहा होगा वो और जो एक्चुअल होगा उन दोनों में फर्क होगा। सो इस केस में इस ब्लॉक की वेलोसिटी वाई एक्सिस की ओर, ब्लॉक के रिस्पेक्ट में भी वेज के रिस्पेक्ट में भी यही है, सचमुच भी यही है, वी आर साइन थीटा, ठीक है। एंड नाउ लिसन, इसके रिस्पेक्ट में ये वेलोसिटी वी आर कॉस थीटा है, पर्सन पीछे जा रहा है, ब्लॉक आगे जा रहा है। जब उल्टे डायरेक्शन में आप चलते हो ना, उल्टे डायरेक्शन में, तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी तेज दिखती है एक्चुअल से। ये वी आर कॉस थीटा इसको दिख रही है, तो इसका मतलब इसकी एक्चुअल वेलोसिटी वी आर कॉस थीटा माइनस वी नॉट रही होगी, ये है। आपको डाउट आता है, 1% भी डाउट आता है, बजाय कि आप सिली मिस्टेक कर जाओ, आप एक बार क्रॉस चेक कर लो। वैसे ये प्रैक्टिस जो बच्चे अच्छे से करते हैं, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, बट स्टिल velocity of block with respect to wedge is equal to velocity of block minus velocity of wedge। basic concept पे चले जाओ, and I will use this relation only for horizontal direction I cap। so block की velocity wedge के respect में right को थी, so it was VR cos theta I cap। block की actual velocity horizontal में direction में चाहिए थी, wedge की velocity left को थी, तो minus V naught I cap। तो यहां से ब्लॉक की वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी, ये माइनस माइनस प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, दिस इज वी आर कॉस थीटा माइनस वी नॉट आई कैप आ गया।
सो नाउ ये ब्लॉक की एक्चुअल वेलोसिटी आ गई, ये वेज की, एंड नाउ आई विल राइट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में शुरू में एवरीथिंग वाज एट रेस्ट, सो व्हाट वाज द इनिशियल मोमेंटम इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, 0। अभी ब्लॉक का मोमेंटम एक्चुअल में राइट है, सो दैट इज स्मॉल m टाइम्स वी आर कॉस थीटा माइनस वी नॉट, और वेज का लेफ्ट है माइनस कैपिटल M वी नॉट। हो गया जी क्वेश्चन। और आप चेक कर लो, ये आपने पूरी इतनी कहानी सुनाई, और वो वाला जो सुपरपोजिशन मेथड उसको नाम दो, एक एक करके मोशन देखो, वेज भी मोशन में है, ब्लॉक भी मोशन में है, पहले सिर्फ ब्लॉक को चला लो और फिर ब्लॉक अलोंग विद द वेज मूव करा लो। सेम थिंग वी हैव डन इन प्लैंक। एक और क्वेश्चन करते हैं, एंड आई सजेस्ट इसको अब आप सुपरपोजिशन मेथड से ही करना। सो क्वेश्चन इज लाइक दिस, ये हमारे सामने वेज है, वेज का ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, दिस एंगल इज लेट्स से 37 डिग्री एंड दिस एंगल इज ऑफ कोर्स 53 डिग्री। ये वेज एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, इस वेज का मास है लेट्स से 5m, इस तरफ एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, इस ब्लॉक का मास है सपोज m, ये स्ट्रिंग लगाई, ये पुली यहां पर आ गई, और इस तरफ एक और ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास है 3m, ठीक है, कहीं पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है जब ये 3m वेज के रिस्पेक्ट में 5 सेंटीमीटर नीचे स्लाइड कर गया, 3m विद रिस्पेक्ट टू इनिशियली एंटायर सिस्टम वाज एट रेस्ट, ये 3m वेज के रिस्पेक्ट में 5 सेंटीमीटर नीचे स्लाइड कर गया, सो ड्यूरिंग दिस टाइम वेज लेफ्ट को कितना जाएगा। ट्राई दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन, आप सोचो इस क्वेश्चन को। ये 3m विद रिस्पेक्ट टू वेज 5 सेंटीमीटर नीचे गया, ड्यूरिंग दिस टाइम व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज टूवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। पॉज करना वीडियो को, सॉल्व करके देखना, और फिर देखना मैं सॉल्व कर रहा हूं। एक लाइन में क्वेश्चन करेंगे इसको, ठीक। पहले वेज के रिस्पेक्ट में, क्योंकि जब ये ब्लॉक नीचे जाएगा तो नेचुरली ये भी ऊपर आएगा, और उसी दौरान ये पीछे भी, तो पहले वेज के रिस्पेक्ट में काम करो। ये अगर 5 सेंटीमीटर नीचे आएगा 5 सेंटीमीटर, तो डेफिनेटली ये भी 5 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा। वेज के रिस्पेक्ट में अगर आप काम कर रहे हो तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम। ये 5 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लो, बिकॉज हमें तो सिर्फ यही पता है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट, वर्टिकल में तो मूव करेगा। सो ये 5 का कंपोनेंट ये कितना आ जाएगा बेटे, 5 cos 53 डिग्री, cos 53 होता है 3/5, तो ये आ गया 3 सेंटीमीटर। इन द सेम टाइम इसका डिस्प्लेसमेंट 5 है, तो ये कंपोनेंट आएगा 5 cos 37, cos 37 4/5, तो ये 4 सेंटीमीटर। तो अब राइट साइड वाले डिस्प्लेसमेंट्स का समेशन mx, सो 3m इंटू 3 सेंटीमीटर प्लस m इंटू 4 सेंटीमीटर, ये आ गया। और अब वेज को अलोंग विद द ब्लॉक्स पूरे सिस्टम को लेफ्ट को ले जाओ, तो टोटल मास कितना है 5m प्लस 3m 8m प्लस m 9m इंटू x। आंसर आ जाएगा यहां से, m कैंसिल, x की वैल्यू आ जाएगी 9 प्लस 4 13/9 सेंटीमीटर, ठीक है। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज। अगले पार्ट में अब हम एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब उस पे बेस्ड, और उसमें एक दो बड़े कंसेप्चुअल पॉइंट्स आएंगे आपके सामने, वो डिस्कस करेंगे। मजल वेलोसिटी, एंड जब प्लैंक मूवेबल है, मूवेबल प्लैंक से पर्सन जंप कर रहे हैं, तो वहां पे भी कुछ कंसेप्ट्स आते हैं। तो ये 3 केसेस, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब, मजल वेलोसिटी एंड पर्सन जंपिंग फ्रॉम अ मूवेबल प्लैंक, ये 3 डिस्कस करेंगे। एंड देन वी मूव ऑन टू ब्लॉक्स अटैच्ड विद स्प्रिंग्स का जो मोशन होता है, वो भी सेंटर ऑफ मास के अंडर ही, देन द सेंटर ऑफ मास पार्ट विल बी ओवर। ओके, सो थर्ड पार्ट के लिए इट्स बेटर आप थोड़ा सा पहले जो मैंने 3 चीजें बताई उसको रिवाइज करके रखो आप। ओके, थैंक यू।